नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइज़, यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड की तैयारी मैं आप सभी को लगातार करवा रहा हूँ और यहाँ पर 2020 और 2022 यानी कि जो इस बार बीएड का जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उनकी काउंसलिंग को लेकर मैंने आपको जो अपडेट्स है लगातार आपको देते हुए आया हूँ। और यहाँ पर आप सभी को पता है काउंसलिंग प्रोसीजर को लेकर के जो गाइडलाइंस है वो आपके यहाँ पर न्यू गाइडलाइंस जो है जारी हो चुकी है। तो अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नई नॉलेज है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट से लेकर के काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस तक, एडमिशन के पूरे प्रोसेस तक, या डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस हो गया, पूल काउंसलिंग हो गया, पूरा का पूरा जो नॉलेज है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ए टू जेड पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा अगर आपको काउंसलिंग में कोई गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई यहाँ पर 22 मेरिट लिस्ट आर एलिजिबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंसलिंग को लेकर के जो अपडेट आई हुई है। यहाँ पर आप सभी को पता है कि 19 नवंबर से होने वाला है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए भाई, टोटल आपकी काउंसलिंग में कितने फेज राउंड्स होते हैं। 3 राउंड होता है आपका, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहला राउंड आपका जो काउंसलिंग का मेन होता है, उसके बाद आपका सेकंड आपका पूल काउंसलिंग होता है और थर्ड आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। पहले राउंड में आप सभी को पता है कि 1 से लेकर 4 तक फेजेस होती हैं। पहला फेज आपका 1 से लेकर के 50,000 रैंक तक होता है। सेकंड फेज 1,40,000 से लेकर के 2,40,000 तक होता है। फिर उसका इसी तरह आपका थर्ड फेज है, फोर्थ फेज है। मैं आपको इसके बारे में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये फेजेस के अकॉर्डिंग आपकी जितनी रैंक है, जो स्टेट रैंक होती है, उसके हिसाब से आपकी जो पहली काउंसलिंग है वो चलती है। तो काफ़ी लोग के यहाँ पर सवाल बनते हैं कि सर यहाँ पर क्या मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में जाना चाहिए, या मुझे पूल काउंसलिंग में जाना चाहिए, या मुझे डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए। तो वो डाउट भी मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं काउंसलिंग के टाइम पे क्या क्या आपको चाहिए होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगा। काफ़ी लोग के दिमाग में ये सवाल रहता है कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो नहीं है। तो काउंसलिंग के टाइम पे यानी कि जो आपकी 19 से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में आपकी जो काउंसलिंग चल रही है, उसके टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो जान लीजिए। एक तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए, और जो कि आपके नाम पे होना चाहिए, या आपके मम्मी के नाम पे, या आपके पापा के नाम पे, इन्हीं 3 लोग के नाम पे आपका होना चाहिए। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन नीडेड क्या है भाई, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच, ये तो आपके अकाउंट में रहता ही रहता है। आपके जो अकाउंट डिटेल होती है उसमें आपका ये देखने को मिल जाएगा। और ये क्यों होता है मैं आपको सिंपल सा बताया। तो बैंक अकाउंट डिटेल इसलिए मांगता है जिससे आपका जो 5,000 रुपीज़ एडवांस फीस जमा होता है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो 5,000 रुपये इसी को आपके अकाउंट में फिर से रिफ़ंड हो जाएगा। अगर आप कोई और अकाउंट डालेंगे तो उसमें रिफ़ंड होगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड कैंसल्ड चेक और फोटो कॉपी ऑफ फ्रंट पेज ऑफ पासबुक वेयर एवर मैंसनड अकाउंट डिटेल आर अवेलेबल इन जेपीईजी। यानी कि आपको ये जो आपकी फ़ोटो की जो बेसिकली आपके जो फ्रंट पेज, पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है, बेसिकली आपका उसकी फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, पासबुक आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा साथ ही साथ आपने फॉर कैंडिडेट अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम 2020 इट इज़ मैंडेटरी फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव अपियर्ड इन एलिजिबिलिटी क्वालिफाई। यानी कि आपके पास सिंपल सा जो आपने आप जैसे इस बार आपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होंगे तो अभी आपका रिजल्ट आ चुका होगा, इसी वजह से इतना जो काउंसलिंग है डिले हुआ है। तो उसके लिए आपके पास उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, उसकी स्कैंड कॉपी होनी चाहिए। और अगर आप लोग अपियरिंग नहीं है, अगर आप लोग इसके पहले मतलब 1 साल पहले आपने ग्रेजुएशन किया है, 2 साल पहले किया है, तो आपके पास जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होती है उसकी फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। समझ में आ गया ना। अभी आपका मार्कशीट आया होगा, बेसिकली अभी आपने जो ऑनलाइन नेट पे निकाला होगा वही आया होगा, तो आप उसको लगा सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप लोग, अगर आप इसके पहले वाले हैं तो आपको पूरा का जो पूरा आपका मार्कशीट है वो लगाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड आपका यहाँ पर देख सकते हैं प्रोविजनल इंटरनल मार्कशीट। ये मतलब वही आपका जो लास्ट ईयर का मार्कशीट होता है जो आपका यूनिवर्सिटी से मिलता है, आपका ये लगेगा। तो काउंसलिंग के टाइम पे आपका कुछ नहीं लगता है, मैंने आपको सिंपल से बताया था। काउंसलिंग के टाइम पे आपका कोई भी खास डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए, बैंक का पासबुक का आपका पहला पेज होना चाहिए, साथ ही साथ आपका यहाँ पर मार्कशीट होना चाहिए। ये काउंसलिंग के टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं। जो आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग होता है उसमें सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन वाला फुल वीडियो मैंने आपको बता रखा है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन डिटेल तो आपको पता ही होगा, जो आपने फॉर्म भरा होगा एडमिट कार्ड, सॉरी, जब आपने इंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा तो आपको वहाँ पे आपका एडमिट बेसिकली जो आपका लॉगिन डिटेल है उस समय आपको मिला होगा, तो उसी से आपको लॉगिन करना है और वहाँ पर आपको काउंसलिंग का नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर काउंसलिंग के बाद क्या होता है भाई, रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप चॉइस फिलिंग होती है, चॉइस फिलिंग होने के बाद आपको कॉलेज मिलता है, और कॉलेज मिलने के बाद आपको कॉलेज का फ़ीस जो है पेमेंट करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, जब आपका काउंसलिंग होता है तो 750 रुपये जो है आपका काउंसलिंग फ़ी होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। यानी कि 750 रुपये आपका रिफ़ंड नहीं होगा, लेकिन 5,000 रुपये जो है आपका काउंसलिंग फ़ी आपका
एडवांस कॉलेज फ़ीस लगता है जो कि आपका रिफ़ंड होता है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, यानी मान लीजिए आपने 10 कॉलेज डाल रखा है, उन 10 कॉलेजों में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो वो आपका 5,000 रुपये आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको उन 10 कॉलेज में कोई भी एक कॉलेज मिल जाता है तो वो 5,000 रुपये आपके रिफ़ंड नहीं होंगे, वो आपके कॉलेज की फ़ीस में कट जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ इफ़ कैंडिडेट इज़ अलॉटेड अ सीट बट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, स्टेप 2, मतलब ये फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको सब कुछ पता ही है भाई, कैसे कैसे चॉइस फिलिंग करना होता है, क्या क्या होता है। आपको चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा, देख सकते हैं स्टेप 3 जो आपका होता है कॉलेज अलॉट होता है। आपको 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आपको पता चलता है क्या कॉलेज आपको मिला है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं 2-3 तरह के कॉलेज होते हैं। एक आपका एडेड कॉलेज होता है, एक आपका गवर्नमेंट होता है, एक आपका सेल्फ फाइनेंस होता है। यानी कि एडेड में थोड़ी सेल्फ फाइनेंस यानी कि प्राइवेट फ़ीस होती है। प्राइवेट कॉलेज में आपका 51,250 रुपये फ़ीस लगता है, गवर्नमेंट में कम लगती है, एडेड में थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। जैसे आप मान सकते हैं 5,000 से लेकर के 10,000 के बीच में, या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा जो आपको सीट अलॉटमेंट आपका जो लेटर है जब आपका वो आ जाएगा तो आपको एडवांस फ़ी पूरा जमा करना पड़ेगा। एडवांस फ़ी जमा करने के बाद आपका जो कन्फर्मेशन लेटर है वो आपको मिलता है और उसको लेकर के आपको अपने कॉलेज जाना होता है। और कॉलेज में बेसिकली मैंने आपको बता रखा है, जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे, देख सकते हैं रिपोर्टेड टू अलॉटेड कॉलेज, जब आप लोग कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे उस समय आपके जो मेन डॉक्यूमेंट है आपके लगते हैं। तो याद रखिएगा, द कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट द अलॉटेड कॉलेज विद इन 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। यानी कि पहले ये 7 दिन था, अभी 3 दिन इसलिए कर दिया गया है क्योंकि आपका ये काफ़ी डिले हो गया। पहले 7 दिन था, अभी ये 3 दिन कर दिया गया है। ये चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और जब आप कॉलेज में वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर उसको फिजिकली वेरीफाई करवाना होगा अपने प्रिंसिपल से, यानी कि जो भी आपको कॉलेज मिला होगा उसके प्रिंसिपल से आपको वेरीफाई करवाना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उस समय जो आपके डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर साफ साफ देखिए डॉक्यूमेंट दिया गया है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप लोग कोई टेंशन मत लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी आपके अदर डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाले हैं। अगर कुछ लगता है तो वो कॉलेज की तरफ से डिमांड होगा, और कॉलेज की तरफ से अगर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट की डिमांड होगी तो वो आपको खुद टाइम देंगे कि आप 1 हफ्ते के भीतर, 2 हफ्ते के भीतर, 3 हफ्ते के भीतर जमा करिए। तो वो कॉलेज वालों के ऊपर है, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग अभी से ये जो डॉक्यूमेंट है बनवा लीजिए। जैसे आपके पास जितने भी आपके ओरिजिनल और आपकी जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एक तो क्या आपका जो कंफर्मेशन लेटर मिला है, यानी कि जो आपको कॉलेज मिला है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो आपका एडमिट कार्ड है बीएड का। और साथ ही साथ स्कोर कार्ड होना चाहिए, यानी कि आपको कितने नंबर मिले, जब आपका रिजल्ट निकला होगा तो उसका स्कोर कार्ड आया होगा। साथ ही साथ आपको 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और ऑल मार्कशीट, यानी कि जितने भी आपने क्वालिफाई एग्जामिनेशन, जितने भी आपने क्वालिफाई किया है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जो भी आपने क्वालिफाई किया है वो सारे के सारे आपके पास जो है मार्कशीट्स होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरी वेटेज सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो ओबीसी हो गया ये आपके कैटेगरी हो गया। सब कैटेगरी में आपके जो भी आपके अदर जो आपके बेसिकली जितने आपकी रिजर्वेशन वाली जो आपकी बेसिकली जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। जाति सामान्य वालों का नहीं लगता है, लेकिन सामान्य वाले के अलावा जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका लगता है। तो वो आप सबको मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपकी ओरिजिनल फ़ोटो आईडी, यानी कि आपके पास या तो पैन कार्ड या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आपका एक फ़ोटो आईडी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। और आपके पास फ़ी की जो आपने फीस पेमेंट किया उसका रिसिप्ट होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट में लगेंगी। इसके अलावा किसी भी और चीज़ की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए टीसी और हेल्थ सर्टिफिकेट वो आपका लगता है, वो कॉलेज डिमांड करेगा, वो तुरंत के तुरंत आपसे नहीं मांगा जाएगा कि आपका काउंसलिंग हुआ 3 दिन बाद आपसे तुरंत मांग लिया जाएगा भाई टीसी ला के जमा करो, आप माइग्रेशन ला के जमा करो, या आप हेल्थ सर्टिफिकेट ला के जमा करो। वो सब आपका कॉलेज डिमांड करेगा। गवर्नमेंट कॉलेज है तो वो डिमांड करता ही करता है। प्राइवेट कॉलेज में आपको थोड़ी बहुत, अगर आप प्राइवेट कॉलेज लिए हैं तो वहाँ पर मे भी आपको ये डिमांड ना भी की जा सके, वो मतलब डिपेंड करता है कॉलेज वालों के ऊपर। तो अभी इतने डॉक्यूमेंट तो एटलीस्ट आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के जस्ट बाद आपका वहाँ पे लग जाता है। तो ये तो हो गया भाई अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग में आपने 10 कॉलेज डाले, आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आप लोग पूल काउंसलिंग की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपका सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होता है। और पूल काउंसलिंग में भी आप वही पूरी चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हैं। पूल काउंसलिंग के लिए एलिजिबल कौन कौन है? फॉर पूल काउंसलिंग ओनली दोज कैंडिडेट आर एलिजिबल हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड, यानी कि
अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो मैंने अभी जो आपको बताया था कि आपको पहले राउंड में कॉलेज नहीं मिला, यानी कि आपका वो कैंसिल ही हो गया, तो ये आप सिंपल सा मान के चलिएगा, अगर आपको पूल काउंसलिंग में भाग लेना है तो फर्स्ट राउंड में आपको भाग लेना ही नहीं पड़ेगा, यानी कि आपको फर्स्ट राउंड में भाग लेना ही नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी लिखा है कि और दोज हु आर नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज इन फर्स्ट राउंड, यानी कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो इन दोनों कंडीशन में आप लोग जो है बेसिकली ले सकते हैं। यानी कि आप सिंपल सा समझो कि मान लीजिए आपने पहले राउंड का काउंसलिंग कराया, आपको कोई कॉलेज मिल गया, तो आपका वो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हो गया, आपको उसी के हिसाब से काम करना होगा। लेकिन मान लीजिए आपने पहला राउंड का काउंसलिंग कराया और आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं, उसमें से आपका 5,000 रुपये आपको वापस हो गया, तो आप पूल काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, बस इतना मान के चलिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रोसीजर फॉर पूल काउंसलिंग इज द सेम एज द फर्स्ट काउंसलिंग, यानी कि पूल काउंसलिंग का प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम वही होगा जैसे आपका फर्स्ट काउंसलिंग का प्रोसीजर था। और वही आपको फिर से कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर, पे द रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड फुल कॉलेज फ़ी, यानी कि इस बार जो आपको पूरा का पूरा कॉलेज फ़ी देना होगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। कैंडिडेट हैव टू लॉग इन यूजिंग देयर क्रेडेंशियल इन केस दे हैव फॉरगॉटन द पासवर्ड, यानी कि वही आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो ये हो गया भाई आपका पूल काउंसलिंग। ठीक है, पूल काउंसलिंग के बाद आपको वही सेम प्रोसेस होता है। और इसके अलावा पूल काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फीस का एक बार देख लो क्या है भाई, 750 रुपये तो आपका लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ आपको 51,250 रुपये पूरी की पूरी कॉलेज फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। द अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेड इफ़ द कैंडिडेट इज अलॉटेड कॉलेज, यानी कि अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो आपको ये पैसे वापस नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको ये पैसे जो हैं वापस हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। तो इसके बाद ये आपका हो गया। उसके बाद थर्ड आपका होता है भाई डायरेक्ट एडमिशन। तो डायरेक्ट एडमिशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ये थर्ड राउंड का काउंसलिंग है। और दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग इज डन एट द कॉलेज लेवल थ्रू द बीएड काउंसलिंग पोर्टल ओनली, यानी कि बीएड के काउंसलिंग पोर्टल से कॉलेज लेवल पर होता है। और डायरेक्ट एडमिशन वुड बी कैरिड आउट इफ़ द सीट्स रिमेन वैकेंट इन द कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट एंड पूल, यानी कि पहला काउंसलिंग या पूल काउंसलिंग खत्म होने के बाद अगर आपकी सीटें बचती हैं तो ही आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 2,11,000 मैंने आपको बताया था ना, 2,11,90 के आसपास जो है आपकी टोटल सीटें हैं, तो 2,11,90 सीटें हैं। तो अगर आपकी रैंक 2,50,000 के अंदर है तो आप लोग काउंसलिंग जो है ज़रूर करवाइएगा। अगर उसके ऊपर अगर आपकी रैंक है तो आप लोग तभी डायरेक्ट एडमिशन के बारे में सोचिएगा। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट एडमिशन ज़रूरी नहीं है कि आपकी सीटें हमेशा बच ही जाएँ, तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा। और इसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस पूरा वही है जो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ओनली दोज कैंडिडेट कैन टेक पार्ट इन दिस राउंड काउंसलिंग हु पोसेस्ड आ वैलिड स्टेट रैंक, यानी कि आपकी रैंक लिस्ट आई होगी उसमें लिखा होगा कि यू आर वैलिड और नॉट वैलिड। अगर आप वैलिड लिखा होगा तो आप इसमें भाग ले सकते हो। तो काफ़ी लोग के दिमाग में भी डाउट था कि सर मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया, क्या मैं इसमें भाग ले सकता हूँ? तो नहीं ले सकते हैं। अगर आपने पेपर दिया है, आपने एक वैलिड स्टेट रैंक लेकर आए हैं, तभी आप इसमें भाग ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है दे हैव नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज फॉर द फर्स्ट काउंसलिंग पूल काउंसलिंग, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में और पूल काउंसलिंग में अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो ही आप इसमें भाग ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और उसके अलावा जो आपकी पूरी फीस है वही सब कुछ यहाँ पर प्रोसेस है। और द कॉलेज विल वेरीफाई द कैंडिडेट डिटेल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ वेबसाइट, यानी कि जो भी आपका चीज़ है आपके इंटरनेट पे आ जाएगा भाई, यहाँ पे सीट खाली है, आप जाके वहाँ पे पता कर लो। वो फर्स्ट और सेकंड के बाद आपको आसानी से पता चल ही जाता है। तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर आपको पहले और पूल काउंसलिंग में और पहले काउंसलिंग में अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपके पास ये तीसरा ऑप्शन बचता है डायरेक्ट एडमिशन का, तो आपको यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कॉलेज छोड़ देते हैं पाने के बाद भी, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बेसिकली काउंसलिंग करवाते ही नहीं क्योंकि उनको कुछ और भी करना होता है। तो ये भाई पूरा का पूरा प्रोसेस रहा। तो आई होप आपको यहाँ से थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। और इसके अलावा आपके जो दिमाग में जितने सारे डाउट थे वो आपके यहाँ पर ख़त्म हो गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो इस वीडियो को आपको एक काम करो भाई, इतने मेहनत से बनाया गया तो आप लोग इसको शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जो लोग अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाए उनको भी इस वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बिकले बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।